हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले क्लास 12 अकाउंट्स। और हम अभी जो चैप्टर कर रहे हैं वो क्या है? एनपीओ। एनपीओ का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आज हम करेंगे। कौन सा? 48। 47 तक हमने कर लिया है, आज करेंगे हम 48। ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट है ये। लेफ्ट साइड में इनकम होता है, राइट साइड में लेफ्ट साइड में एक्सपेंडिचर होता है, राइट साइड में इनकम होता है। ठीक है। तो 48 स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले पेमेंट साइड में पेमेंट साइड देखते हैं। सबसे पहले क्या है? जनरल। पहले एडजस्टमेंट देख लेते हैं। एडजस्टमेंट किससे किससे रिलेटेड है हमें याद रखना है। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, देन सैलरी है और रेंट है। ठीक है। और लास्ट में फर्नीचर और बुक्स है। मतलब इसके अलावा जो भी चीज आएगी वो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, उस पर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो अब जनरल एक्सपेंसेस सीधे सीधे हम लिखेंगे। तो जनरल एक्सपेंसेस 32,000। फिर न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर हम इनकम एक्सपेंडिचर में ही लिखते हैं, उसे हम रेवेन्यू नेचर का मानते हैं। 18,500। फिर इलेक्ट्रिसिटी 30,000। फिर सैलरी कितना है? इलेक्ट्रिसिटी के बाद फिक्स डिपॉजिट दिया है क्वेश्चन में। फिक्स डिपॉजिट कहां पर आता है? बैलेंस शीट में आता है, तो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। बुक्स कहां आता है? वो भी बैलेंस शीट में आता है। सैलरी इज 36,000। तो अभी हमने डिस्कस किया था सैलरी से पहले कुछ एडजस्टमेंट है, तो हम उसे पढ़ेंगे कि क्या एडजस्टमेंट है। सेकंड पॉइंट है 31 मार्च 2021 को आउटस्टैंडिंग सैलरी है 6,000, है ना। तो 6,000 यानी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, 2021 को है यानी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना? 6,000। तो टोटल सैलरी कितनी हो गई? 42,000। क्लियर। इसके बाद रेंट से भी रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट था, अभी हमने देखा था। तो रेंट पहले अमाउंट देख लेते हैं। अमाउंट कितना है? 65,000 है और लिखा है 1 मंथ रेंट पेड इन एडवांस। मतलब कि 65,000 तो रेंट है और 1 महीने का रेंट एडवांस में दिया हुआ है, यानी ये जो 65,000 है ये कितने महीने का है? ये 12 मंथ्स प्लस 1 महीने का एडवांस इसमें इंक्लूडेड है, यानी ये जो 65,000 है ये 13 मंथ का रेंट है। कितने मंथ का? 13 मंथ का, है ना। 1 साल का पूरा होगा और ऑलरेडी बोला जा रहा है कि 1 महीने का एडवांस है, यानी 65,000 में 1 महीने का एडवांस भी है, तो ये 13 महीने का रेंट है। तो 65 से 1000 से 13 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5,000। यानी 5,000 कितने महीने का रेंट हुआ? पर मंथ। 1 मंथ का रेंट कितना हो गया? 5,000। आई बात समझ में? 65,000 13 महीने का रेंट है, 1 मंथ का कितना रेंट हुआ? 5,000। तो क्या बोला जा रहा है कि 1 मंथ का रेंट एडवांस है, यानी जो एडवांस है यानी जो नेक्स्ट ईयर का पेड है, नेक्स्ट ईयर की चीजों को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जो एडवांस रेंट पेड है नेक्स्ट ईयर का वो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें नेक्स्ट ईयर की चीजों से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ करंट ईयर की चीजों से मतलब है। हो गया। इसके बाद पोस्टेज चार्जेस 3,000। ठीक है। देन फर्नीचर बैलेंस शीट में आता है, कैश का बैलेंस बैलेंस शीट में आता है। क्लियर है। अब हम इनकम साइड से स्टार्ट करते हैं। इनकम साइड में हम सबसे पहले क्या चीज डालेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ये डालना चाहिए कि जो रिसीट साइड में, जो पेमेंट साइड में अगर कुछ छूट रहा था हमारा जो इनकम में आना चाहिए था, तो क्या छूट रहा था? जो फिक्स डिपॉजिट है उस पर इंटरेस्ट है ना। और फिक्स डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है? वो हमारा इनकम होता है। वो दिया तो पेमेंट साइड में होता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वो एक्सपेंडिचर में जाएगा, ऐसा नहीं है। फिक्स डिपॉजिट में हम पैसा देते हैं इसलिए वो पेमेंट होता है, ठीक है। लेकिन उस पर इंटरेस्ट हमें मिलता है, इसलिए वो इंटरेस्ट कहाँ आएगा? इनकम में आएगा। तो बाय इंटरेस्ट ऑन
फिक्स डिपॉजिट। अभी इंटरेस्ट कितना है, कितना होना चाहिए ये देख लेते हैं। 70,000 रुपए का फिक्स डिपॉजिट है। देखिए 70,000 रुपए का फिक्स डिपॉजिट है, 10% बोला गया है इंटरेस्ट लगाने को, और ये एफडी किया कब गया है, ये इन्वेस्टमेंट किया कब गया है, 30 सितंबर को। 30 सितंबर यानी ये आपको इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है 31 मार्च को। तो अक्टूबर से मार्च कितना मंथ हुआ, 6 मंथ, यानी आपको एफडी पे इंटरेस्ट 10% के रेट से 6 मंथ का मिलना चाहिए। ये आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। क्लियर है बात? अब हम इसको जरा सॉल्व करके देख लें। तो ये जो हमारा इंटरेस्ट ऑन एफडी है, अच्छा ये 70,000 नहीं है अमाउंट, दिस इज 1,80,000, ये 1,80,000 है, ठीक है। 1,80,000 का एफडी है, 10% के रेट से इंटरेस्ट मिलना चाहिए और 6 महीने का मिलना चाहिए, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट 30 सितंबर को किया गया है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अक्टूबर से मार्च तक का इंटरेस्ट हमें मिलेगा। तो ये टोटल अमाउंट आपका 9,000 आ रहा है। ये मैंने कैलकुलेशन आपको दिखाने के लिए किया है। टोटल कैलकुलेशन आपका कितना आ रहा है, 9,000, ठीक है। तो जो 9,000 आपका टोटल कैलकुलेशन आ रहा है, उसमें से अब आप रिसीट साइड में देखिए, लास्ट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, कितना 4,500, ठीक है। अब देखो हमने अभी कितना कैलकुलेट किया था, 9,000 कैलकुलेट किया था। 9,000 मतलब हमें 6 महीने का इंटरेस्ट मिलना कितना चाहिए, 9,000, और अभी मिला कितना है 4,500, यानी इस 9,000 में से हमें 4,500 तो मिल गया है, पर अभी 4,500 और क्या है, मिलना बाकी है, मतलब अक्रूड है, ठीक है। आई बात समझ में? तो टोटल इंटरेस्ट तो 9,000 ही होगा, हमारा इनकम में तो 9,000 ही आएगा, बट हम दिखाएंगे कैसे कि ये तो रिसीव्ड है और ये अभी अक्रूड है। ओके, अब आ जाते हैं हम रिसीट साइड पे। पहला सब्सक्रिप्शन, कैश इन हैंड और कैश इन बैंक तो बैलेंस शीट में जाता है, सब्सक्रिप्शन पे आते हैं सीधे सीधे। पहले करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन क्या है वो देख लेते हैं। 2021 का 2,65,000 है, 2,65,000, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट देख लेते हैं। क्या है इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वाज इन 31 मार्च 2020, कितना, पिछले 2020 यानी लास्ट ईयर के एंड पे, जो लास्ट ईयर था 2020, हम किस साल बना रहे हैं, हम 2021 का बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन 2020 के एंड में जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था वो कितना था, 20,000, यही बात बोली गई है पहले एडजस्टमेंट में, ठीक है। एंड ऑन 31 मार्च 2021 15,000, और 2021 के एंड में यानी 31 मार्च 2021 को जो आउटस्टैंडिंग था या है वो कितना है, 15,000। ये दो चीज आपके एडजस्टमेंट में दी हुई है। ये क्या हो गया आपका, प्रीवियस ईयर हो गया, और ये क्या हो गया आपका, करंट ईयर हो गया। आई बात समझ में? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे हम, इनकम में ऐड करेंगे, क्योंकि ये इसी साल की इनकम में आएगा, भले मिला हो या ना मिला हो, लेकिन आएगा इसी साल के इनकम में। तो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग शॉर्टकट लिखा है मैंने, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना है, 15,000, इसे तो हम ऐड करेंगे। क्लियर? ठीक। और प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है, अब ये करंट ईयर वाले का काम हो गया, इसको हम मिटा देते हैं। करंट ईयर वाले से हमें कोई मतलब अब नहीं है ना। अब आते हैं प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग पे। ये 20,000 लिखा हुआ है, ठीक है। और जो सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में लिखा है उसमें आप देखो ऐसा कुछ लिखा है 1920, 2021, 21, 22, और इसमें कुछ अमाउंट है, वो अमाउंट भी देख लेते हैं। 12,000 और 5,000 ऐसा लिखा है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा लिखा है। अब आपको ध्यान से जरा समझना, लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना बताया जा रहा है, 20,000। तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 20,000 था,
इसका मतलब है कि ये पैसा इस साल का है, मिला, ये पैसा 1920 का है जो 12,000 है, मिला करंट ईयर में, मतलब इस करंट ईयर के साथ ये सारा पैसा मिला है, रिसीव हमें करंट ईयर में हुआ है, ठीक है। तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 20,000 था, पिछले साल का कुछ पैसा हमें मिल गया है जो इस डेट तक नहीं मिला था, ठीक है, इस साल के एंड तक नहीं मिला था, पर बाद में यानी करंट ईयर में मिल गया है। आई बात समझ में? तो हमने आउटस्टैंडिंग पिछले साल मान रखा था 20,000, जिसमें से आ चुका है कितना, 12,000, 12,000 हमें रिसीव हो चुका है, क्लियर। यानी अब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना रहा, 20,000 में से अगर 12,000 रिसीव हो चुका है तो अब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना रहा, आउटस्टैंडिंग रहा 20,000 माइनस 12,000, ठीक है, बात समझ आ गई। ये आउटस्टैंडिंग था पहले के बैलेंस शीट के हिसाब से, और इस साल में ये रिसीव हो गया है, तो अब आउटस्टैंडिंग कितना बचा, 20,000 माइनस 12,000 दैट इज 8,000। अब ये है आपका प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग। तो हम इस अमाउंट को इसमें से क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग को इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आया 2,70,000, मतलब हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल आउटस्टैंडिंग कितना है, हम उसी आउटस्टैंडिंग को सबट्रैक्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि जो रिसीव हो चुका है हम उसे भी सबट्रैक्ट करके बैठ जाएंगे, ठीक है। देन लीगेसी, सब्सक्रिप्शन वाला काम हो गया। अब लीगेसी कितना है, 12,500। गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट है 1,20,000, ठीक है। अब इसके बाद आता है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, पुराना फर्नीचर कुछ बेचा गया, ठीक है, और उसमें दो बातें दी हुई हैं, एक कि ये बेचा जो गया है वो कितने का बेचा गया, 37,000 का, ये लिखा है, और दूसरी बात उसकी बुक वैल्यू क्या है, 50,000, ये भी लिखा है। फर्नीचर की बुक वैल्यू यानी फर्नीचर खरीदा कितने में गया था, 50,000 का, ठीक है, ये बात लिखी हुई है कि बेचा तो इतने का गया है और बुक वैल्यू 50,000 है। तो इसका तरीका क्या होता है, जब भी आपको कोई चीज बेचा है आपने और उसकी बुक वैल्यू दी हुई है, तो आपको या तो प्रॉफिट निकालना होता है या लॉस निकालना होता है कि प्रॉफिट में बेचा गया है या लॉस में बेचा गया है। वो कैसे निकलेगा, सिंपल, जितने में खरीदा है, अगर खरीदा ज्यादा में और बेचा कम में है तो लॉस है, तो यहाँ पे वही हुआ है कि आपने 50,000 का खरीदा था और बेच दिया 37,000 में, तो आपने लॉस में बेचा, कितने लॉस में बेचा, 50,000 माइनस 37, 13,000। तो अगर लॉस आता है तो आप एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे, और अगर प्रॉफिट आता तो आप इनकम में दिखाते। तो टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना, 37,000। क्लियर हो गया ये पॉइंट, तो ये भी हो गया। अब हमने लगभग सारी चीजें कवर कर ली हैं, कुछ भी नहीं बचा है। अब आप इसमें आराम से सरप्लस निकाल सकते हो कि कितना सरप्लस आना चाहिए, ठीक है, कितना सरप्लस आना चाहिए। चलिए आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, इधर का टोटल माइनस इधर का टोटल मैंने कर रखा है, मैं ऑलरेडी कर देती हूँ। तो सरप्लस आ रहा है 2,15,000, ठीक है, आप लोग चेक कर लेना, 2,15,000 आ रहा है, ठीक। तो ये हो गया हमारा इनकम एक्सपेंडिचर बन गया। अब हमें क्या बनाना पड़ेगा, पहले क्लोजिंग बैलेंस शीट या ओपनिंग बैलेंस शीट, पहले हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कैपिटल नहीं मालूम है, तो हमें कैपिटल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कैपिटल निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम ओपनिंग बैलेंस शीट को बनाना, ठीक है। अब ओपनिंग बैलेंस शीट में आते हैं, सबसे पहले क्या क्या चीजें जाएंगी तो देखते जाते हैं। लास्ट एडजस्टमेंट जो दिया है 1 अप्रैल 2020 को, सोसाइटी ओन्ड फर्नीचर 1,20,000, यानी साल के शुरुआत में जो ओपनिंग बैलेंस शीट हम बना रहे, तो हमें क्या चीजें चाहिए, साल के शुरुआत की चीजें चाहिए, है ना। तो हमें जब शुरुआत की चीजें चाहिए तो हम शुरुआत वाले ही अमाउंट डालेंगे, हम कुछ भी बाद के नहीं डालेंगे, यानी 1 अप्रैल को जो कुछ भी हमारे पास होगा हम वही डालेंगे। तो 1 अप्रैल को
फर्नीचर था 1,20,000 का, यही लिखा है ना, फर्नीचर था 1,20,000 का और बुक्स थे 50,000 के, ठीक है, और बुक्स थे 50,000 के। क्लियर हो गई बात? ये दो बातें लिखी हैं। उसके बाद कैश का बैलेंस ऑब्वियसली हमको लिखना पड़ेगा, तो कैश का कौन सा बैलेंस लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस, जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है, जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है। तो क्या है ये? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कितना है ये? 40,000, 1,55,500। कैश इन हैंड है 40,000 और ये है 1,55,500, ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद एक चीज और रह गई है जो हमें इसमें डालना है, वो क्या है भाई? साल के शुरुआत की इंफॉर्मेशन, जो कुछ भी आपको वो खोजना पड़ेगा। ये सब तो हमने खोज लिया। एक चीज क्या बच गया कि हमारे पास फर्स्ट एडजस्टमेंट में लिखा है कि 31 मार्च 2020 यानी 31 मार्च 2020 को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, ठीक है। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता है? एसेट होता है, क्योंकि वो पैसा हमें मिलने वाला है, तो वो भी हमारा एसेट होगा वो, क्योंकि हमें पिछले साल के एंड के डेट का दिया हुआ है। इसका मतलब वो ओपनिंग बैलेंस शीट के टाइम पर था, तो हम उसे डालेंगे, ठीक है। कितना था वो? 20,000। अब यहां पर हम ये नहीं देखेंगे कि 12,000 आ गए, क्योंकि वो तो बाद में आया ना, ओपनिंग बैलेंस शीट बनने के बाद वो पैसा आया होगा। अभी हम देखेंगे कि साल के पहले तारीख को क्या क्या था, सिर्फ ये देखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? 20,000। क्लियर? अब हमने सारी चीजें कंसिडर कर ली हैं, अब कुछ भी नहीं बचा है, तो अब हम इस हिसाब से कैपिटल फंड निकाल लेंगे। लायबिलिटी साइड में कुछ भी नहीं जाएगा, तो हमारा सीधे सीधे ये कैपिटल फंड आ जाएगा। ये टोटल आ रहा है हमारा कैपिटल फंड, मैंने टोटल कर रखा है, आप लोग कर लीजिए, चेक कर लीजिए। दिस इज द टोटल, और यही हमारा कैपिटल फंड आ रहा है, क्योंकि लायबिलिटी में कुछ भी नहीं गया है, ठीक है। क्लियर? अब क्लोजिंग बैलेंस शीट पे आते हैं। ओपनिंग बना लिया हमने, हमारा जो एजेंडा था ओपनिंग बनाने का वो क्या था? हमें कैपिटल निकालना था, तो हमने निकाल लिया। तो अब हम क्लोजिंग बनाएंगे, मेन काम पे आएंगे। काम तो अभी यही करना है ना एक्चुअली में, तो हम क्लोजिंग बनाते हैं। 385,500 प्लस क्या प्लस होगा? सरप्लस। सरप्लस कितना? 2,15,000, 2,15,000 ये प्लस होगा, ठीक है। अब टोटल कितना आएगा? 6,05,000 ये टोटल आएगा। क्लियर हो गया? अब सब्सक्रिप्शन पे आते हैं। जरा सा एक बार समझिएगा इसको कि सब्सक्रिप्शन में 3 चीजें जो दी होती हैं उसका क्या क्या यूज होता है, कितने कितने जगह। सब्सक्रिप्शन जो दिया हुआ है आपका, एक 1920 का है, एक 2021 का है, एक 21-22 का है, यही है। ये 12,000 है, ये 2,65,000 है और ये 5,000 है, यही है। ये हमारा क्या हो गया? करंट ईयर हो गया। ये हमारा प्रीवियस ईयर होगा, जिसका जो इफेक्ट आना था हमने दे दिया, है ना। और ये हमारा नेक्स्ट ईयर हो गया, है ना, ये नेक्स्ट ईयर हो गया, यही है ना। अब नेक्स्ट ईयर का पैसा आपको मिल तो इसी साल गया ना, करंट ईयर में मिल गया। ये सब्सक्रिप्शन क्या है? रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, यही होता है ना। तो नेक्स्ट ईयर का पैसा आपको इसी साल मिल गया। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये एडवांस सब्सक्रिप्शन हो गया। ये जो 5,000 रुपए है ये एडवांस सब्सक्रिप्शन हो गया। अब ऐसा सब्सक्रिप्शन जो आपको पहले ही मिल गया है, जिसको जो पैसा आपको पहले ही मिल गया, अभी सर्विसेज आपने नहीं दी है, वो आपके लिए क्या हो जाएगा? वो लायबिलिटी हो जाएगा। हमेशा लायबिलिटी और एसेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। एसेट का मतलब क्या है? जो पैसा मिलना बाकी है, ठीक है, आपको मिलना बाकी है, आपने काम कर दिया, आपको मिलना बाकी है, वो एसेट है। और जहां पर आपको पहले ही मिल गया, आपने काम नहीं किया है, वो लायबिलिटी है। तो एडवांस में आपको पैसा पहले ही मिल गया, आपने सर्विसेज अभी नहीं दिए, तो वो आपके लिए क्या हो गया? लायबिलिटी। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन जो ये नेक्स्ट ईयर का हमें मिल गया इसी साल, ये लायबिलिटी हो जाएगा। क्लियर हो गया? और इसके बाद एक एडजस्टमेंट में क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी है, अभी भी करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी है ना, 6,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग सैलरी हमने यहाँ पे डाली है। सबको मालूम है कि आउटस्टैंडिंग जो कुछ भी होता है या अक्रूड, ये सब कुछ बैलेंस शीट में जाता है। अगर लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में और एसेट तो एसेट। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी सैलरी अभी देना बाकी है आपकी तरफ से, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी
लाइबिलिटी हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज लाइबिलिटी 6000। क्लियर? तो ये लाइबिलिटी साइड हो गया, फिनिश हो गया लाइबिलिटी साइड। अब हम एसेट साइड पे आते हैं। एसेट साइड पे आपको क्या डालना है? अगेन हम सब्सक्रिप्शन को सबसे पहले डिस्कस करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो सब्सक्रिप्शन में सीधे सीधे लिखा हुआ है कि 31 मार्च 2021 को इतना आउटस्टैंडिंग है, जो करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है ना, करंट ईयर का जो प्रीवियस ईयर वाला काम तो हमने कर लिया, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हमने निकाल लिया, प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग को हमने यहाँ से हटा भी दिया। तो अब हमारे पास सरप्लस बिल्कुल फिल्टर्ड आया है, प्रीवियस ईयर का कुछ भी नहीं आया है। तो अब हम करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को डालेंगे कहां पर? एसेट में, कि इस साल का इतना पैसा मिलना बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? ये 15,000। क्लियर? अब इसके बाद रेंट आपने एडवांस में दे रखा है, ये भी लिखा है। अब देखो यहां पर भी वही बात है, आपने पैसा पहले ही दे दिया है, सर्विस अभी आपको नहीं मिली है, तो ये आपके लिए एसेट है, क्योंकि आपने अपना काम कर दिया है, आपको सर्विस नहीं मिली, पैसा आपने दे दिया है। तो ये आपके लिए क्या है? एडवांस रेंट आपके लिए एसेट है। ठीक है, 5,000 रुपए एसेट है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं बुक्स पर आते हैं। पहले बुक्स देखिए, साल की शुरुआत में जो बुक्स थी वो कितने की थी? साल की शुरुआत में जो बुक्स थी वो 50,000 की थी। यही है ना? अब साल की शुरुआत की बुक खत्म तो नहीं हो गई होगी, एकदम से होगी ऑब्वियसली। और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में भी कुछ बुक्स लिखे हैं, कितने के लिखा है? 70,000 का, 70,000 का। तो जो साल की शुरुआत की बुक्स है वो ओपनिंग बुक है, वो आपके पास थी पहले से, है ना? और जो बीच में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में बुक लिखा है, उसका मतलब क्या है कि वो बुक बीच में खरीदी गई है, वो न्यू परचेज है। तो आपके पास अब टोटल बुक कितने की हो गई? 50,000 प्लस 70,000। समझ में आया? तो अब टोटल बुक हो गई 1,20,000 की। क्लियर है? तो ये हो गया बुक का काम। अब हम एफडी देख लेते हैं कि एफडी में क्या करना है। एफडी कितने की है? 1,80,000 की है। ठीक है, 1,80,000 की। ठीक, अब जो एफडी पे जो इंटरेस्ट था वो कितना निकाला था हमने? 9,000 निकाला था, है ना? एफडी पे जो इंटरेस्ट था वो कितना था? 9,000। लेकिन 9,000 में से 4,500 तो रिसीव हो गया था। 9,000 में से 4,500 तो रिसीव हो गया था। जो नहीं रिसीव हुआ है वो आएगा ना आपके बैलेंस शीट में, यानी वो पैसा आपको मिलना बाकी। जो रिसीव हो गया वो तो आपकी इनकम बन गई, आपने यहाँ पर दिखा दिया उसे, है ना? 9,000 पूरा। लेकिन 9,000 में से आपको 4,500 रिसीव हो गया था, 4,500 अभी क्या है? आपका मिलना बाकी है। तो आपके एसेट में ये 4,500 आएगा जो अक्रूड है, अभी जो मिलना बाकी है, यानी 180,000 प्लस 4,500। आप ब्रैकेट में इसको लिख सकते हो अक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये आपका एफडी। समझ आई बात? आपको सिर्फ अक्रूड इंटरेस्ट शो करना होता है बैलेंस शीट में। देन फर्नीचर, अब फर्नीचर की बात भी कर लेते हैं। फर्नीचर क्या बोला जा रहा है? साल की शुरुआत में कितने का फर्नीचर था? 1,20,000 का। यही है, 1,20,000 का। उसके बाद खरीदा गया है, न्यू परचेज लिखा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। न्यू फर्नीचर भी आया है, कितने का? 1,05,000 का आया है। बात समझ आ गई? 1,05,000 का। मैं ये जरा रफ वर्क यहां करके दिखा देती हूँ, मुझे वहां पे स्पेस की इशू आएगा। मैं फाइनल अमाउंट लिखूंगी वहां पर फर्नीचर का, आप लोग को लेकर वर्किंग नोट करके दिखाना पड़ेगा। तो फर्नीचर शुरुआत में था 1,20,000 का, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के हिसाब से बीच में भी खरीदा गया 1,05,000 का। तो टोटल फर्नीचर कितने का हो गया? 2,25,000 का। ठीक है, और सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर भी हुआ, पुराना फर्नीचर बेचा भी गया है। जब पुराना फर्नीचर बेचते हैं, कहां पर है ये? देखिए, ये लॉस निकाला था ना आपने, ये 13,000 आएगा लॉस। आई एम सॉरी, 37 नहीं, 13,000 लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। क्या आएगा? 50 में से 37 को माइनस करना था तो 13,000 आना था। ठीक है, ये 13,000 लॉस आएगा। चलिए, तो पुराना फर्नीचर जो बेचा गया है वो आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे? वो आप बुक वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे। जितने का आपने खरीदा था वो कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए
आप जितने का खरीदा था आपने वो वाला प्राइस सब्ट्रैक्ट करोगे, ना कि जितने का बेचा था वो। ठीक है, लॉस आपने ऑलरेडी यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया है, लॉस रिकॉर्डेड है, आप जितने का आपने बेचा था वो रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1,75,000। तो फर्नीचर फाइनल अमाउंट आपका आएगा 1,75,000। क्लियर। अब इसके बाद कैश इन हैंड और कैश एट बैंक बचा, क्लोजिंग बैलेंस आएगा कैश इन हैंड का और कैश एट बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आएगा। ठीक है, कितना है 30,000 और 82,000। बस हमने सारी चीजें डाल ली हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, 611,500 ये टोटल आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे फर्नीचर में हम लॉस निकालेंगे, लॉस आएगा जितने में खरीदा था माइनस जितने में बेचा है वो चीज। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका 48।